स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कि साइंस के मॉडल पेपर जो आप लोगों का आया हुआ है जैक की तरफ से, उसके रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। और साथ साथ अगर आप लोग रिवीजन करते जाते हो, साथ में इससे कुछ लिंक करके भी मैं चलूंगी। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, रिवीजन के दृष्टिकोण से या फिर कह लीजिए आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी दृष्टिकोण से ये वीडियो आप लोगों के लिए, खासकर क्लास 8 के बच्चों के लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें, और आप लोगों को इसका फायदा कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग मेन मोटो जो है हम लोगों का, वो रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आंसर की इसका दिया हुआ है, बट हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, तो इसको मैं लास्ट में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी। क्योंकि आप लोग क्लास 8 के बच्चे हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि किस तरह से वहां पर एग्जाम में कॉपी में क्या लिखना है, नहीं लिखना है। तो ये सारा चीज जो है मैं आप लोगों को लास्ट में बतलाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेट को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू क्यों किया गया। अब देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस कारण से हुई। टाइगर की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही थी और होती जा रही है, ठीक है। तो टाइगर के बचाव के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका नाम पड़ा प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब बात ये होता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो बहुत सारे लोग 72 बोलते हैं, 73 बोलते हैं, तो इसलिए ये पूरा एक अवधि में लिया जाता है कि 72 से 73। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कम टाइम में ही रिवीजन का कोशिश करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन रिवाइज करवा सकूं और वो आप लोगों के एग्जाम में बेनिफिशियल हो। तो एक ही लैंग्वेज में मैं रखूंगी, ठीक है। बाकी दूसरा लैंग्वेज आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम ही रखने का कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। अगर वही पूछा जाए, यहाँ से मैं क्वेश्चन को लिंक करती हूँ कि सर्वप्रथम बताइए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ पर जवाब हो जाता है कुछ लियोन एंटोन ली, ठीक है। लियोन करके एक नाम है, वो हो जाता है जीवित कोशिका के लिए। अब यहीं पे सवाल आता है कि बताइए, रॉबर्ट हुक ने तो किया, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कब किया। तो आप लोग साथ ही साथ जवाब देते चलिए, केवल वीडियो मत देखिएगा, जवाब भी दीजिएगा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब मैं एक और बात करूं कि बताइए, कोशिका की खोज करने के लिए उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो वो जो है वो छाल से मिला, ठीक है। किस चीज का छाल से, तो कॉर्क का छाल से, ठीक है। कॉर्क के छाल से उनको आइडिया आया कि वो क्या है, कोशिका हो सकता है, या उसका नाम ही क्या पड़ा, कोशिका पड़ा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है, और मैं अभी दो चार क्वेश्चन को लिंक करूंगी भी, ठीक है। और इसमें बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका में क्या आ जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा आ जाता है आप लोगों का सबसे बड़ी कोशिका। वही पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो सबसे छोटी कोशिका आ जाता है आप लोगों का माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन मैं लिंक करते चलूं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मालूम है मुझे कि आंसर की इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको रिवीजन के तौर पे इसलिए लेके आई हूँ ताकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन को मैं लिंक कर सकूं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बना सकूं, क्योंकि पैटर्न तो सेम रहने वाला है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो इस जगह पर दूसरा क्वेश्चन को डाला जा सकता है। तो क्या बोली मैं, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। वहीं पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कितने सवाल को लिंक कर लिए, एक सवाल से कम 5 सवाल लिंक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसका आंसर क्या हो जाता है? सोडियम। ठीक है, सोडियम। और एक होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम भी इसी में आ जाता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों आता है। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन को मैं लिंक करती हूँ कि बताइए एक ऐसा धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आप जवाब दोगे वहां पर पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब बिना उसको पिघलाए वो नॉर्मल टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि धातु का गुण है कि वो सॉलिड फॉर्म में रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक ऐसा आधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वहां पर आंसर हो जाता है ब्रोमीन। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन को मैं लिंक करते जा रही हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मुश्किल से ये 20 से 15 मिनट का वीडियो बनने वाला है और इसमें आप लोगों का लगभग 50 क्वेश्चन रिविजन आप लोग कर लोगे मेरे साथ। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है, क्या है? आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पर एक और क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है कि बताइए एक ऐसा धातु जो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक मैं सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ कि बताइए कि जो शुद्ध सोना होता है, गोल्ड, उसका कितना मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? ये सवाल आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है। इसके अलावा एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस आधातु का नाम बताइए, उस आधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। सारे धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आधातु बताइए जो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो जवाब हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट। जो आपके पेंसिल का नाखून होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो किसका विद्युत लेपन करके हम लोग किसी भी धातु की चमक को बढ़ा सकते हैं? तो वो है आपका क्रोमियम। ठीक है, 5वां नंबर पे चलते हैं। और एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं हम लोग? खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए करते हैं एल्युमिनियम का यूज, ताकि खाद्य पदार्थ काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे। ठीक है, संचरणीय रोग किसको कहते हैं? वे रोग जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है उसे संचरणीय रोग कहते हैं। अब संचरणीय रोग सबसे ज्यादा किसके कारण होती है? घरेलू मक्खी के कारण। वहीं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए हैजा किसके कारण होती है? हैजा तो मादा एडिस मच्छर के कारण होती है। हैजा किसके कारण होती है? मादा एडिस मच्छर के कारण होती है। वहीं अगर पूछा जाए एक आप लोग से सवाल कि बताइए टाइफाइड किस वजह से होती है, ये आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को जवाब देना, कुछ क्वेश्चन आप लोग से करते जा रही हूँ ताकि आप लोग भी रिवीजन करिए, और रिवीजन के क्रम में आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे जिसका आप लोग रिवीजन करिए, और काफी अच्छा आप लोग का एग्जाम रहने वाला है। निम्न में से कौन जंतु जरायुज है? जरायुज किसको कहते हैं? जरायुज वो सारे जंतु जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उसको जरायुज कहते हैं। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन बनता है अंड प्रजक। अंड प्रजक का मतलब होता है वे जीव जंतु जो अंडे देकर के बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, अगर अंडे वाला होता तो मुर्गी, कौवा, बतख तीनों अंड प्रजक है, और मनुष्य क्या है? जरायुज है। 7 नंबर पे चलते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाती है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? आप लोग देखोगे कंघी वंगी ठंड के मौसम पे कंघी करने पे क्या होता है कि बाल जो है कंघी में ही चिपकने लगते हैं, या स्केल को कभी सिर पे रगड़ करके आप लोग छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठाने का कोशिश किए होंगे। तो वो जो बल होता है जिस कारण से ऐसा हो रहा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर पूछा जाए कि बताइए किस बल के कारण लोहे की वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है? तो चुंबकीय बल। अगर घर्षण बल से कैसे सवाल बनता है? घर्षण बल से सवाल बनता है कि बताइए यदि कैरम बोर्ड पर पाउडर डाला जाए तो घर्षण क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर डालेंगे तो फिसलने लगेगा ना, यानी स्ट्राइकर जो है वो और बोर्ड दोनों अब टकरा नहीं रहे हैं, तो घर्षण बल पाउडर डालने पे क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है? पाउडर डालने पर कम हो जाता है, जिससे गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब वही सवाल रहे गुरुत्व बल क्या है?
अगर पूछा जाए कि गुरुत्व बल क्या है या ऑब्जेक्टिव इसका कैसे बन सकता है, कि जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पुनः वो नीचे की तरफ गिर जाती है, कौन सा बल है? तो गुरुत्व बल है। ठीक है। अब किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का, जिसका ऊष्मीय मान जितना अधिक होता है वो उतना अच्छा होता है। ठीक है। या आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई से क्वेश्चन बन सकता है, एक्स वाई जो होता है वो मेल का होता है। मेल का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई होता है। और फीमेल का गुणसूत्र क्या होता है? दोनों ही एक्स होता है। फीमेल में क्या होता है, यार लिख देती हूँ, फीमेल में जो है वो दोनों ही क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो अब ये दोनों तो एक्स एक्स है, अब जब भी ये दोनों में से कोई एक दूसरे से जाकर के मिलेगा, ठीक है, इससे जाकर के मिलेगा या कोई जाकर के इससे वाई से मिलेगा, तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है। यानी लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स वाई। ठीक है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। आइरिस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आइरिस के बारे में सवाल बनता है कि नेत्र को रंग प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस। ठीक है। नेत्र को रंग प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया को जैसे पूछा जाए कि बताइए नेत्र का स्वच्छ मंडल किसको कहते हैं? तो कॉर्निया को। तो जो ऑप्शन है मैं उसको भी क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट करते जा रही हूँ, तो इससे आप लोगों को लगभग अभी 10 सवाल में से 30 सवाल आप लोगों का हो गया लगभग। खरीफ फसल का उदाहरण दें, तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? धान। ठीक है। वहीं ये तीनों जो है आप लोगों का रबी फसल है, तो रबी फसल भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। आगे देखिए, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। 9 थे बट एक अब उसको काउंट नहीं किया जाता। घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण जो है वो यूजफुल भी है और हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। तो घर्षण हमेशा पूछ रहा है कि हमेशा क्या होता है? तो घर्षण कुछ मामलों में हानिकारक होते हैं और कुछ मामलों में लाभदायक। जैसे अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग को फायदा बड़ा होता, चप्पल वगैरह कुछ नहीं घिसता। और घर्षण अगर नहीं होता तो नुकसान भी बड़ा होता कि हम लोग चल नहीं पाते। तो कुछ मामले में नुकसान है और कुछ मामले में फायदा। और घर्षण से रिलेटेड अभी तो मैंने बताया। ठीक है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट सबसे मजबूत रस्सी कहा जाता है नायलॉन को। पैराशूट बनाने में नायलॉन का यूज होता है। कपास, कपास एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। और पॉलिस्टर भी क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। ठीक, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं पॉलिस्टर के। मानव के कान के लिए श्रवता प्रास क्या होता है? यानी कितना से कितना एचजेड तक की ध्वनि इंसान सुन सकता है? तो 20 से लेकर 20,000, कहीं कहीं 20,000 को 20 के लिखा मिल सकता है आप लोगों को। के मतलब 1000 ही ट्रीट होता है। ठीक है। अगला देखिए, किस यंत्र के उपयोग से, अच्छा ये वाला देख लीजिए, 20,000 से अगर ज्यादा रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? 20,000 से ज्यादा रहने पे उसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 से अगर 20,000 से अगर प्लस रहेगा तो उसको कैसा ध्वनि कहते हैं हम लोग? प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इससे अगर बिलो रहता है तो उसको आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भूकंप का अगर रिकॉर्ड करना है हमको, भूकंप पता करना है, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग भूकंप पता करने के लिए? तो भूकंप पता करने के लिए हम लोग भूकंप लेखी का यूज करते हैं। ठीक है, यानी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। जितना तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है। सॉरी। संकटापन्न प्रजाति क्या है? यानी इंडेंजर्ड एनिमल या स्पीसीज क्या है? ठीक है, तो बाघ, बाघ जो है वो संकटापन्न प्रजाति, मतलब लगभग अब खत्म हो चुके हैं, बहुत ही कम संख्या इनकी बच गई है। जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। और कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होता है? पौध कोशिका में। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। केंद्रक क्या है? सबसे अंदर का पार्ट है केंद्रक। ठीक है। और जीव द्रव्य क्या है? जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जल के शुद्धिकरण में, जल को अगर साफ करना है तो किसका यूज किया जाता है? जल को साफ करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो क्या जवाब हो जाएगा? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक का नाम क्या है? सबसे पहला प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन का कौन खोज किया? एडवर्ड जेनर या क्या बोल सकते हैं, देखिए आप लोग कंफर्म करके बस बताइए कि एडवर्ड जेनर इसका आंसर है या नहीं। यस और नो में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1। हाइड्रोजन का मात्रा कितना होता है? हाइड्रोजन का मात्रा 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। सॉरी माय मिस्टेक, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। हाइड्रा में कैसे जनन होता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में कैसे जनन होता है? मुकुलन द्वारा। द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से, यानी द्रव्य का दबाव अगर गहराई बढ़ेगा तो क्या होगा? गहराई के बढ़ने से वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे एक पानी है, पानी को बॉटल में रखिए, ठीक है, और जितना ज्यादा वो गहरा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वो प्रेशर बनाएगा। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? ईंधन का ऊष्मीय मान केजे प्रति किलोग्राम होता है। किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 साल तक की किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। 0 से 6 हो गया आपका बाल्यावस्था। ठीक है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक, यानी कि कोई नेत्र कम से कम कितना दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा अनंत। ठीक है, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? अगर जैसे हम खेती में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, धान चावल गेहूं वगैरह, लेकिन कहीं पे फूल फल या सब्जी उगाया जा रहा है तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के उत्पादन को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है? तो वो आपका शुक्र ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है। और बुध, बुध के बारे में क्या जानकारी है? बुध सूर्य के सबसे निकट रहता है। पृथ्वी जो है इसको अनोखा ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? बृहस्पति के बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, कुछ सवाल हम करवा रहे हैं, कुछ सवाल आपको भी दे रहे हैं ताकि आप भी थोड़ा सा इस पे लगिए। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तरल घर्षण मतलब पानी में, हवा में, ये सबको तरल घर्षण कहते हैं। तो किस में तरल घर्षण जो है वो कम होता है? तो नौकाकार, जिस कारण से शेप जो होता है ना नाव वगैरह का, वो नाव के शेप का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? घर्षण कम होता है और पानी पे आसानी से वो चल सकता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जो जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो खत्म होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कागज कैसा पदार्थ है, तो जैव निम्नीकरण, क्योंकि कागज को आप कहीं भी फेंक दीजिए खत्म हो जाएगा। और प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरण, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। संश्लेषित रेशा किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक नहीं होता है। और अपघटक, खुद सूक्ष्म जीव को अपघटक कहा जाता है। इसको सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि कितना तेज है ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा आयाम पे, कि एक फ्रीक्वेंसी कितना मीटर का बन रहा है। ठीक है, अगला, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? अलग अलग, जैसे नॉर्थ है और साउथ है, मान लीजिए नॉर्थ है और साउथ है, या आवेश में बात करूं तो माइनस है और प्लस है, तो जब भी दो अलग अलग चीज रहेगा उसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। वहीं अगर रहता समान आवेशों के बीच तो होता प्रतिकर्षण। ठीक है, आगे देखिए, हरित गृह प्रभाव और विश्व तापन के लिए सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी है? हरित गृह प्रभाव और विश्व तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, मतलब जिम्मेवार है। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें वे सारे जंतुओं के बारे में लिखा जाता है जो लुप्त हो रहे हैं, यानी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में। तो उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, रेड मतलब क्या? खतरे की निशानी। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब वैसे ईंधन, यानी कि जलाने के लिए वे सभी सामग्री
जो जीवों के शरीर से है। तो जीवों के शरीर से क्या, सौर ऊर्जा जीवों के शरीर से मिला है? नहीं। परमाणु ऊर्जा जीवों के शरीर से नहीं। जल ऊर्जा जीवों के शरीर से नहीं। तो कोयला, कोयला मिलता है किससे? मछलियों वगैरह के सड़ने गलने से मिलता है कोयला वगैरह, या पेट्रोल वहां से मिलता है। और पेड़ पौधे जब दबते हैं तो उससे कोयला का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच क्या होती है? खाली संरचना होती है। और उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्तिका। खाली संरचना, रिक्त, रिक्त मतलब खाली। कौन सी धातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? जो बहुत अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, जो बहुत अभिक्रियाशील होगी वही तो करेगी ना अभिक्रिया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत फास्फोरस। अच्छा सॉरी, आधातु लिखा हुआ है, आधातु में श्वेत फास्फोरस होगा। धातु अगर होता तो सोडियम आंसर हो जाता। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। पूछा जाए किण्वन क्या है, तो चीनी को अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन। और ये भी बताइएगा कि किण्वन की खोज किस ईयर में हुई। ठीक है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब विद्युत में हम लोग कुछ डालेंगे और उससे कुछ रंग परिवर्तन होगा तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या था? डॉली। ठीक है, उसका नाम क्या था? डॉली। तरल क्या है? तरल का मतलब क्या है? लिक्विड, जो बहता है आसानी से। तो तरल किसको कहा जा सकता है? तरल तो पानी को कहेंगे, है ना। और गैस, वो भी बहता है आसानी से। अभी मैं बताई ना कि तरल घर्षण मतलब वायु पे और पानी पे। ठीक है, तो तरल का मतलब केवल लिक्विड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? सबसे अच्छा अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं आप लोग, फायर मैन को जो भी कह लीजिए, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लड़कों के गलों के सामने उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? लड़कों के गले के सामने उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कंठनी कहते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। याद कैसे रखे जाता है? विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR, ये एक ट्रिक होता है। 7 कलर को याद रखना। V फॉर वायलेट, ठीक है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। आगे देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जब एक ही जगह पर एक ही तरह के कुछ कुछ पौधे को उगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। आप लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए पृथ्वी से सूर्य का कितना दूरी है प्रकाश वर्ष में। घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर होता है। चिकना सतह में घर्षण बहुत कम होगा क्योंकि फिसल जाएगा लोग, और रुखड़े सतह में क्या होगा? घर्षण अधिक होता है, बहुत ज्यादा घिसावट होता है ना। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, या उसको प्राश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि वो 20,000 HZ से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये रहा 50 क्वेश्चन। काफी सारा रिवीजन भी हुआ इसमें, और जो जो मैं सवाल पूछी हूँ आप लोगों को उसको प्रॉपर ढूंढना है, ढूंढ करके उससे भी लिंक करके कुछ कुछ क्वेश्चन को याद करना है। साइंस का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बस आप लोग एक बार सारा चीज रिवाइज करिए अच्छे से, जो जो मैं बताते गई हूँ उसको साथ ही साथ याद करते चले जाइए। अब देखिए, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो मैं कही थी कि लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, वो मैं बता रही हूँ। देखिए, आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले टिप्स समझिए एग्जाम का, कि आप लोगों को जैसे ही आप एग्जाम में एंटर करते हो, ठीक है, अब जैसे एग्जाम में एंटर करते हो बहुत सारे बच्चों का होता क्या है ना, कि वो क्वेश्चन देख करके बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग 8 क्लास के बच्चे हो तो आप लोग को ये भी नहीं मालूम हो कि नाम कैसे लिखना है, रोल नंबर कैसे लिखना है। तो आप लोग जस्ट रिलैक्स करो, क्योंकि आप कहीं पर भी सेंटर पे जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या, वहां पर जो टीचर्स होंगे वो आप लोगों को पहला दिन जो है, क्योंकि एक दिन में ही एग्जाम होने वाला है, तो उसी दिन आप लोगों को वो बेहतर तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट करो वहां पर, ठीक है, जब वो बताए उसके बाद लिखना आप लोग शुरू करो। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है
कि अपना नाम, अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारा चीज जो है वो आप लोगों को OMR शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा वहां पर लिखना है और साथ ही साथ गोला करना है आपको। ठीक है। और एक बात, जब आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन लेने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले एकदम शिद्दत से सबसे पहले ये काम करना है कि अगर आप लोग ऐसे करते हो कि सबसे पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ठीक है, बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सारा क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेजिटेशन होने लगता है, तो आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसको मार्क करते जाइए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको वहां पे स्किप करते जाइए। उसके बाद लास्ट में आप इतना हर एक टाइम को मैनेज करते जाइए कि आप लोगों के पास टाइम बचे, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी रखा है। ठीक है। बाकी आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा अपने मेंटेलिटी को सही रखते हो। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का मतलब कि पेपर जो है वो 50-50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि काला, नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, बॉल पेन का ही यूज करें, जेल पेन का यूज ना करें। ठीक है। तो ये सारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक रहा मेरी तरफ से। ठीक है। आप लोग इसको फॉलो करिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अदरवाइज आप लोग जैसे एग्जाम में लिखते हो, जैसे जाते हो वैसे करिए। और जो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका रिवीजन जरूर करिए, और जो वीडियो में मैंने बता रखा है उसको जल्द से जल्द याद करिए। ठीक है। वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपके माइंड में वो सेट हो जाना चाहिए, तभी इस वीडियो का फायदा आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोगों को पढ़ने की इच्छा हो तो जा करके बुक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।